नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार की, तबलीगी जमात को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी की, जानेंगे योगी के गढ़ में क्या बोले अखिलेश यादव, बीजेपी कैसे उड़ा रही जनता का पैसा, बात करेंगे महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के अभियान की, सोनू सूद के राजनीति में आने की सुगबुगाहट से बढ़ी हलचल की, और बुलेटिन के आखिर में बात बीएसएफ के बढ़े अधिकार क्षेत्र पर ममता के पीएम को पत्र की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मणिपुर में सेना के काफिले को बनाया गया निशाना, सीओ, उनकी पत्नी, बच्चे सहित 5 जवान शहीद। घटना के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ होने का संदेह, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जताया दुख। यूपी के सीएम ने आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा सुहेलदेव रखने का किया ऐलान। आजमगढ़ का नाम भी बदलकर आर्यमगढ़ करने के भी दिए संकेत। अखिलेश का तंज, 4 महीने बाद सरकार भी बदल जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मिली बड़ी राहत, इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि बीसीसीआई को टैक्स से मिल रही छूट रहेगी जारी। जब तक देश में क्रिकेट को प्रमोट करता रहेगा बीसीसीआई समाप्त नहीं होगी छूट। आईपीएल की कमाई के आधार पर बोर्ड का नहीं छीना जा सकता हक। देश के 12 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने किया खेल रत्न से सम्मानित। नीरज और रवि को मिला खेल रत्न अवार्ड। 35 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। पहली बार एक साथ 12 खिलाड़ियों को दिया गया है खेल रत्न। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो कांग्रेस और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में जुट जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए किसानों को जिम्मेदार बता दिया जाता है। हर बार कहा जाता है कि पराली के चलते दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन प्रदूषण को लेकर जो आंकड़े सामने आते हैं उसमें किसान नहीं बल्कि सरकार की नीतियां जिम्मेदार दिखाई देती हैं, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर सुनाया और कहा कि किसानों को अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार न ठहराएं, कुछ ठोस करके दिखाएं। और क्या कहा कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण गंभीर होती स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि प्रदूषण के लिए किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है। हमने पटाखों पर बैन लगाया था, उसका कितना पालन हुआ। इसके अलावा कोर्ट ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन का भी सुझाव दिया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने केंद्र से कहा कि दिल्ली में इस समय वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है, हमें घर पर भी मास्क पहनकर रहना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बताया कि वह कहता है कि पराली जलाने के लिए 2 लाख मशीनें उपलब्ध हैं और बाजार में 2 से 3 तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन किसान उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को ये मशीनें क्यों नहीं दे सकती? काम होने के बाद वापस भी ली जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि हमें बताएं कि हम AQI को 500 से कम 200 अंक कैसे कम कर सकते हैं। कुछ जरूरी उपाय करें। क्या आप 2 दिन में लॉकडाउन या कुछ और के बारे में सोच सकते हैं? लोग कैसे रह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी प्रदूषण को लेकर कहा, आपने राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल खोल दिए हैं और अब बच्चे प्रदूषण के संपर्क में हैं। ये केंद्र का नहीं बल्कि आपका अधिकार क्षेत्र है। उस मोर्चे पर क्या हो रहा है? अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बैठक बुला ली है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार हमेशा से किसानों पर ठीकरा फोड़ती आई है। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अपनी कमियां किसी और पर मत थोपिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट का यह आरोप सही भी है, क्योंकि अपनी गलतियां दूसरों पर डालकर अपना पल्ला झाड़ना सरकार की पुरानी आदत है। ऐसा ही कुछ सरकार ने देश में आई महामारी के दौरान किया था और महामारी बढ़ने का जिम्मेदार तबलीगी जमात को बता दिया था, जबकि इसका कारण देश की कुव्यवस्था थी। देश में कोरोना फैलाने के लिए दोषी कौन, सरकार या आम जनता? देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्थिति के लिए किसकी है जिम्मेदारी? सरकार से जब भी ये सवाल किया गया तो जवाब में सरकार की ओर से विपक्ष पर ही इन सब का दोष मढ़ दिया गया। पीएम मोदी तो अपने अधिकांश उद्बोधन में ये दावा करते ही रहते हैं कि आजादी के बाद 70 सालों में देश में कोई विकास नहीं हुआ, जो हुआ वो पिछले 7 सालों में हुआ। वैसे पीएम के कुछ समर्थक तो अभी ये दावा करने लगे हैं कि असली आजादी तो देश को 2014 में तब मिली जब नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने। अब मोदी के राज में देश की अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक भले ही पटरी से उतर गई हो, लेकिन सरकार अपनी असफलता का दोष पिछली सरकार पर ही मढ़ देती है।
देश में जगह जगह छापेमारी की जाने लगी, ये पता लगाने के लिए कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन वो लोग हैं जो देश में लॉकडाउन लगाए जाने से पहले मरकज गए थे। देश में अचानक ही लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ था। ऐसे में विदेश से आए लोग भी देश में अलग अलग जगह फंस गए थे, जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े लोग भी थे। इन्हें कई जगह शरण भी मिली थी, लेकिन बाद में पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जिन्होंने इन्हें शरण दी थी। विदेशियों पर तो कोर्ट ने FIR रद्द करने का पहले ही आदेश दे दिया था, लेकिन उनको आश्रय देने वाले लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू हो जाने पर व्यक्ति कहां जाएगा, यहाँ क्या अपराध हुआ है, क्या मध्य प्रदेश के निवासियों के दिल्ली के किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में ठहरने पर कोई प्रतिबंध है, वे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी ठहर सकते हैं, क्या इस प्रकार का कोई नोटिस था कि जो भी रह रहा था उसे हर कोई बाहर निकाल देगा, लॉकडाउन के दौरान आश्रय देने वाले भारतीय नागरिकों ने क्या अपराध किया है, सरकार की अधिसूचना में किसी विशेष स्थान में रह रहे लोगों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि पुलिस की कार्रवाई सही नहीं थी। विपक्ष लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने विपक्ष की एक नहीं सुनी और उसका नतीजा सभी ने देखा कि कैसे कोरोना ने देश में कोहराम मचाया था। कोरोना से यूपी में भी बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हो गए थे, जिसमें योगी सरकार बुरी तरह फेल नजर आई थी, जिसका जिक्र किया आज अखिलेश यादव ने। दरअसल योगी के गढ़ गोरखपुर में अपनी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कोरोना काल में हुई यूपी की दुर्दशा को याद दिलाया और जनता को अपने पाले में करने की कोशिश की। यूपी में किसकी सरकार बनेगी ये हमेशा पूर्वी उत्तर प्रदेश तय करता है। जिसने पूर्वी यूपी जीत लिया, सरकार उसकी बन गई। ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों ही पूर्वी यूपी पर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। 5 साल पहले बीजेपी के हाथों मिली हार को अब जीत में बदलने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और शनिवार को अखिलेश की विजय यात्रा गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। वो यहाँ से कई बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं और दावा किया जा रहा है कि इस बार योगी गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने यहां योगी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी को 2024 की चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें 2022 में जनता के सवालों के जवाब देना चाहिए। यूपी की जनता इन सवालों के जवाब चाहती है। महंगाई क्यों बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े, किसानों की आय अब तक क्यों नहीं बढ़ी, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिले। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। जो लोग इतने दिनों से किसानों की आवाज को नहीं सुन सके, आने वाले समय में कोई भी आंदोलन करेगा तो वो उसे ताकत से दबा देंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पिछले 1.5 साल में कोरोना महामारी के चलते परेशान लोगों से कहा, लॉकडाउन के समय को याद कीजिए जब हमारे मजदूरों को महाराष्ट्र, गुजरात से पैदल चलकर आना पड़ा। कोरोना काल में अस्पतालों में लोगों को मदद की जरूरत थी। उस समय सरकार ने लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। ये सरकार जाने वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी सरकार ने लोगों को अपमानित किया है। बीजेपी यूपी में विकास की बात करती है, लेकिन यहाँ गोरखपुर जो सीएम का क्षेत्र है, यहाँ की जनता विकास देखने का इंतजार कर रही है। अब देखना होगा कि अखिलेश के गोरखपुर दौरे का क्या अंजाम होता है। अखिलेश यादव योगी के गढ़ में पहुंचे और सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि उन्होंने सरकार को तानाशाह करार भी दे दिया। अब ऐसे में अखिलेश की ये विजय यात्रा योगी की विजय में बाधा डाल सकती है। इसीलिए बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है, जिस कारण देश के हर वर्ग को खुश करने में लग गई है। अब बीजेपी ने जनजातियों को साथ जोड़ने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है, जिसके लिए भोपाल में पीएम मोदी की रैली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी चंद घंटों की रैली के लिए सरकार कितना करोड़ रुपया फूंक रही है। हार के डर से परेशान बीजेपी देश के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश में लगी है। इसका उदाहरण अभी हाल में देखा गया, जब झारखंड में एसटी आरक्षित 28 सीटों में से केवल 2 सीटें ही हासिल करने वाली बीजेपी ने जनजातियों को साथ जोड़ने के लिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के दिन पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को भोपाल पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बने पहले रेलवे स्टेशन हबीबगंज का भी उद्घाटन करेंगे। अब कार्यक्रम के लिए जम्बूरी मैदान तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में कुल 4 घंटे रहेंगे और वो 1 घंटे 15 मिनट का वक्त मंच पर देंगे, जिसके लिए यहाँ बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगभग 300 कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में राज्य सरकार 23 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें से 13 करोड़ रुपए तो केवल लोगों को लाने और ले जाने में लगेंगे। जानकारी के मुताबिक 12 करोड़ रुपए लाने ले जाने में, भोजन और लोगों के रुकने के इंतजाम में लगाए जाएंगे। लोगों के रुकने के लिए 5 डोम बनाए जा रहे हैं।
इन्हें बनाने, सजावट और प्रचार में कुल 9 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब इन तैयारियों को देखकर सवाल उठना लाजमी है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो चुकी है, क्या उस देश में इस तरह सिर्फ चंद घंटों के लिए करोड़ों रुपए बहाना क्या वाजिब है? क्या ये सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रही है? जनता को महंगाई की मार देकर अपनी शान और शौकत नहीं बढ़ा रही है सरकार? देश में महंगाई चरम पर है, जनता पर टैक्स का बोझ है और टैक्स से जो पैसा सरकार को मिलता है उसे वो खुद के प्रचार में खर्च कर रही है। जनता की परेशानियों से तो जैसे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को भले ही महंगाई नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्ष अब शांत बैठने को तैयार नहीं है और अब विपक्ष ने महंगाई के खिलाफ एक अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी करने के बाद सरकार मामूली सी राहत देकर जनता को खुश करना चाहती है, जो कि मुमकिन नहीं है। जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च करने में व्यस्त है। लेकिन विपक्ष सरकार के खिलाफ पूरी तरह सक्रिय है और लगातार जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है। अपने हर संबोधन में विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरता है और अब कांग्रेस ने जनता तक अपनी पकड़ बनाने के लिए एक नया रास्ता निकाला है। कांग्रेस ने एक अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसका नाम है जन जागरण अभियान। इस अभियान के तहत विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लोगों को डिजिटल तरीके से भी अपने साथ जोड़ेगा। इस अभियान की शुरुआत रविवार यानी 13 नवंबर से की जाएगी। इस अभियान से जुड़ने के लिए पार्टी ने एक नंबर भी जारी किया है। कोई भी व्यक्ति इस पर मिस्ड कॉल देकर पार्टी की महंगाई के खिलाफ मुहिम का समर्थन कर सकता है। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 1800-212-000011 पर मिस्ड कॉल दे सकता है। मिस्ड कॉल देने पर लोगों को एक SMS मिलेगा। इसके साथ एक डिजिटल फॉर्म आएगा। फॉर्म को भरकर लोग जन जागरण अभियान के प्रति समर्थन जता सकते हैं। इतना ही नहीं, जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देश के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे। वो जनसंवाद और दूसरे संपर्क कार्यक्रमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच बनाने का प्रयास करेंगे। पार्टी की कोशिश है कि इस अभियान के जरिए बड़ी संख्या में लोगों, खासकर महिलाओं को महंगाई के खिलाफ आंदोलन से जोड़ा जाए। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये मुहिम सरकार को नींद से जगा पाती है या नहीं। महंगाई के लिए अगर कोई दोषी है तो सिर्फ सरकार की नीतियां, क्योंकि जिस तरह से डीजल पेट्रोल पर मोदी सरकार ने टैक्स बढ़ाया, उसका असर हर चीज पर दिखाई दिया। जब उपचुनावों में जनता ने महंगाई के मुद्दे पर वोट किया तो सरकार ने डीजल पेट्रोल से टैक्स कम कर दिया, क्योंकि नजर चुनावों पर है। चुनावों पर नजर सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी चुनावों की तैयारियों में जुटी है। इसके लिए लोकप्रिय चेहरों की तलाश हो रही है। तो किस चेहरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए रिपोर्ट। चुनाव के वक्त अक्सर राजनेताओं की नजरें जनता के साथ साथ सितारों पर भी रहती हैं, क्योंकि फिल्मी सितारे सियासी मैदान में उतरकर चुनाव में ऐसा ट्विस्ट लेकर आते हैं जो बाजी को पलट सकता है। इसीलिए पंजाब विधानसभा चुनाव में दिग्गजों की नजरें बॉलीवुड की हस्तियों पर टिक गई हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को अपने पाले में करना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ में उनसे मुलाकात की और उनकी राजनीतिक नब्ज टटोली। बताया जा रहा है कि सोनू खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर परिवार का कोई सदस्य टिकट चाहता है, इसके बारे में चर्चा हुई। इस मीटिंग को गुप्त रखा गया है। साथ ही इसके बारे में न तो औपचारिक ब्यौरा दिया गया है और न ही किसी ने तस्वीरें शेयर की। चर्चा ये भी है कि पंजाब सरकार उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है, ताकि हाल ही में लिए गए बिजली और डीजल पेट्रोल से जुड़े फैसलों का प्रचार हो सके। सोनू पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम रहते पंजाब में कोरोना जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। सोनू सूद कुछ दिन पहले ही पंजाब की सियासत की चर्चा में आए थे, जब उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि नेताओं को मैनिफेस्टो के बारे में जनता से एग्रीमेंट करना चाहिए, फिर जीतने के बाद शपथ लेते वक्त इस्तीफा भी रखना चाहिए। अगर वो तय वक्त पर वादे पूरे नहीं करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सोनू सूद के इस वीडियो के बाद चर्चा तेज हो गई थी कि वो राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, इसीलिए एक के बाद एक दल उन्हें अपने करीब करने की कोशिश में हैं। कांग्रेस से पहले सोनू सूद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे थे कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम का चेहरा हो सकते हैं। इसको लेकर पंजाब की सियासत गर्मा गई थी। हालांकि सोनू सूद हमेशा सक्रिय राजनीति में आने से किनारा करते रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव के वक्त क्या वो माया नगरी से सियासी नगरी का रुख करते हैं या नहीं।
और बुलेटिन के आखिर में बात बीएसएफ पर केंद्र के फैसले की। देश की सरहद की रखवाली करने वाले बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को जब से केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, तभी से राज्य और केंद्र आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बीएसएफ को पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर 15 किलोमीटर तक जांच का अधिकार था, जिसे केंद्र ने बढ़ा दिया है। इसके खिलाफ पंजाब विधानसभा तो प्रस्ताव भी पास कर चुकी है और अब एक और सरकार केंद्र के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने को तैयार है। भारत के कई राज्यों का बॉर्डर दूसरे देशों से मिलता है। बॉर्डर पर हमेशा हलचल बनी रहती है, लेकिन केंद्र के एक फैसले ने देश के अंदर भी हलचल मचा दी है। मोदी सरकार ने बीएसएफ के जांच करने का अधिकार क्षेत्र जो पहले बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक था, उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। इस फैसले से विपक्षी दल नाराज है और जहां सरकार गैर बीजेपी दलों की है, वो केंद्र के इस फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। पंजाब सरकार तो केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पास कर चुकी है। पंजाब सरकार के फैसले का समर्थन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी किया है, क्योंकि केंद्र के फैसले से पंजाब की तरह पश्चिम बंगाल का भी बहुत बड़ा क्षेत्र बीएसएफ के अधिकार में चला गया है। यानी बंगाल में चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी बंगाल के अधिकांश भूभाग पर नियंत्रण बनाने की स्थिति में पहुंच गई है और अब बंगाल सरकार इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ पीएम मोदी को पत्र लिखा है। हम इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे। सौगत राय ने कहा कि केंद्र सरकार का ये कदम राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा। हम इस मुद्दे को संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाने की तैयारी कर चुके हैं। अगर बात सीमा पर बाड़ लगाने की है तो केंद्र इस काम को करे, राज्य भी इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर करना राज्य के मामले में सीधे सीधे हस्तक्षेप है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।